Today we will discuss chapter 4 from Guide 10, Transport of Substances through Cell Membrane. Say, the concentration of important electrolytes and other substances in the extracellular and intracellular fluid. ये सारी टेबल दी हुई है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के मतलब कितना होता है. सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है और इंट्रा में कम होता है, और पोटेशियम इंट्रा में ज़्यादा होता है और एक्स्ट्रा में कम होता है. द लिपिड बाइलेयर बैरियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ इंटायरली लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन बनी होती है. इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड बाइलेयर में पेनिट्रेट करते हैं, फुल लिपिड बाइलेयर से पेनिट्रेट करते हैं. लिपिड बाइलेयर से हर नॉट मिसिबल होती है, हर सब्सटेंस क्रॉस नहीं कर सकता इंट्रा से एक्स्ट्रा की तरफ और एक्स्ट्रा से इंट्रा सेलुलर की तरफ नहीं पास कर सकता. ये एक बैरियर होता है अगेंस्ट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस थ्रू द इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट. डिफ्यूजिंग कुछ मतलब जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो डायरेक्टली डिफ्यूज़ कर जाते हैं इस मेम्ब्रेन में से, मगर कुछ सब्सटेंस होते हैं जो लिपिड सॉल्युबल इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं. जैसे वाटर और वाटर सॉल्युबल दूसरे चीज़ें जो होती हैं सब्सटेंसेस, उनके लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं. ये दो तरह के होते हैं, एक चैनल प्रोटीन और दूसरा कैरियर प्रोटीन. बोथ द चैनल एंड द कैरियर प्रोटीन आर यूजुअली हाईली सिलेक्टिव फॉर द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस डेट आर अलाउड टू क्रॉस द मेम्ब्रेन. डिफ्यूजन दो तरह से होती है, मतलब डिफ्यूजन दो तरह से होती है, एक सिंपल और एक फैसिलिटेड. वो डायग्राम्स में समझाती हूँ. दो तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, वो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो ये डायग्राम है, ये चैनल प्रोटीन है जिसमें से हमें मतलब एक चैनल निकल रहा है जहाँ से चीज़ें पास हो सकती हैं, और ये कैरियर प्रोटीन है, इसमें कोई चैनल नहीं होता, ये फुल बंद होती है. तो सिंपल डिफ्यूजन में ये होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चीज़ें मूव करती हैं, फ्रॉम हाई टू लो. सिंपल डिफ्यूजन दो तरह की होती है, एक अगर वो सेल मेम्ब्रेन में से चीज़ डायरेक्टली पास कर जाए तो उसे भी सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे, और एक चैनल प्रोटीन में से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चीज़ पास करे उसे भी सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे. और ये कैरियर प्रोटीन काम ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आके अटैच होगा और इसके स्ट्रक्चर में, कैरियर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा और ये मॉलिक्यूल अंदर चला जाएगा. अगर ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है तो इसे फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहेंगे. अगर हाई टू लोअर डिफ्यूजन दो तरह की होती है, एक सिंपल एक फैसिलिटेड. अगर हाई टू लोअर मूव कर रहा है थ्रू चैनल प्रोटीन तो ये सिंपल डिफ्यूजन होगी, और अगर कैरियर प्रोटीन कर रहा है तो ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगी. और अगर लोअर टू हाई कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा है कंसंट्रेशन सोडियम की, यहाँ पे कम है, तो कम से अगर ज़्यादा की तरफ मूव करेगा तो इसे हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. द एनर्जी डेट काजेज डिफ्यूजन इज द एनर्जी ऑफ द नॉर्मल काइनेटिक मोशन ऑफ द मैटर. लो टू हाई मूव करेगा, उसके लिए एनर्जी अगेंस्ट ग्रेडियंट मूव कर रहा है तो इसके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बिसाइड्स काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. फिजिकली हीट द ग्रेटर द मोशन द हायर द टेम्परेचर. जितना मोशन, जितने पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा. ये मोशन कभी नहीं रुकता अंडर एक्सेप्ट एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे. एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे ये मोशन रुकता है, वरना कभी नहीं रुकता. जैसे ये पार्टिकल है, इसने इससे टकराया, इसने इससे टकराया, ये डिफ्यूजन इसे कहते हैं. This continual movement of molecule among one another in the liquid or gases is called diffusion. जो मैंने बताया, diffusion through cell membrane. सेल मेम्ब्रेन से ये जो मैंने डायग्राम में समझाया, दो तरह की डिफ्यूजन होती है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन. अगर चैनल प्रोटीन से हो रही है तो सिंपल डिफ्यूजन, और अगर कैरियर प्रोटीन से हो रही है तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन. The rate of diffusion
is determined by the amount of substance available, the velocity of kinetic motion, and the number and sizes of opening in the membrane through which the molecules and ions can move. Facilitated diffusion required interaction of carrier protein के through होती है. Simple diffusion can occur through the cell membrane by two pathways. एक मैंने जैसे यहाँ पे समझाया है, ये एक सिंपल डिफ्यूजन दो तरह से होती है. एक सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्ट क्रॉस कर जाए और एक चैनल प्रोटीन के थ्रू क्रॉस करे. जैसे जो वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगी, जैसे वाटर यहाँ से चैनल प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, वो लिपिड. बाकी जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल वगैरह, ये सब भी डायरेक्टली मूव कर जाएंगे लिपिड, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल हैं. और हाउ रैपिडली अ सब्सटेंस डिफ्यूजेस थ्रू द मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर इज द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस. जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा सब्सटेंस, उतनी जल्दी वो मूव करेगा. जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, ये लिपिड बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ कर जाते हैं. जैसे कि ये इतनी जल्दी मूव करती है जैसे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस वाटर से मूव करता है, ये लिखा हुआ है. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ईच ऑफ दीज सब्सटेंस थ्रू द मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिपिड सॉल्युबिलिटी. इनकी स्पीड, रेट ऑफ डिफ्यूजन लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है. जैसे कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में मूव करती है, सबसे ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है, इसीलिए आराम से अंदर बाहर जा सकती है. वाटर इज़ हाईली इनसॉल्युबल इन द मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड. वाटर लिपिड इनसॉल्युबल है, तो इसलिए ये चैनल प्रोटीन्स के थ्रू मूव करता है. ऐसी कुछ चैनल प्रोटीन होती हैं जिनसे सिर्फ वाटर ही मूव कर सकता है, उन्हें कहते हैं एक्वापोरिन प्रोटीन्स. वाटर मॉलिक्यूल कैन मूव थ्रू द मोस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज. बहुत हैरानकुन तरीके से वाटर मूव करता है, चैनल प्रोटीन बहुत ज़्यादा तादाद में मूव करता है. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर डेट डिफ्यूजेज इन ईच डायरेक्शन थ्रू द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग ईच सेकंड इज़ 100 टाइम ऑफ द. रेड ब्लड सेल का जितना वॉल्यूम होता है ना, उसमें उसका 100% ज़्यादा वाटर एक सेकंड में उससे इर्द गिर्द मूव करता है. जैसे ही मॉलिक्यूल लार्ज होंगे उनकी पेनिट्रेशन फॉल्स ऑफ रैपिडली, मतलब वो बहुत स्लो पेनिट्रेट करेंगे. 20% ग्रेटर डेट द वाटर. जैसे यूरिया 20% ग्रेटर उसका वॉल्यूम होता है वाटर से, डायमीटर ज़्यादा होता है, तो वो 1000 टाइम लेस वो स्पीड में मूव करती हैं वाटर से, वो बहुत स्लो मूव करती हैं. डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन पोर्स एंड चैनल, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी एंड गेटिंग ऑफ द चैनल. मतलब प्रोटीन पोर्स एंड चैनल्स हैव डेमोस्ट्रेटेड tubular pathways all the way from the extracellular to intracellular fluid. मतलब ये पाथवे होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आने का. Substances can move by simple diffusion directly along these pores and channels from one side of the membrane to the other. Substances से मूव करते हैं. Diameter of a pore and its electric charges provide selectivity that permits only certain molecule to pass through. ये पोर्स या चैनल सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोटीन पोर्स कॉल्ड एक्वापोरिन्स जो मैंने पहले बताया था, और वाटर चैनल परमिट रैपिड पैसेज ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन बट एक्सक्लूड अदर मॉलिक्यूल्स. मतलब इस एक्वापोरिन से वाटर मूव कर सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल नहीं कर सकते. ये सिलेक्टिवली परमिएबल है वाटर के लिए. Aquaporins have a narrow pore that permits water molecule to diffuse through the membrane in a single file. The pores is too narrow to permit passage of any hydrated ion. उसके लिए बहुत नैरो होता है किसी और आयन को पास करने के लिए. सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्रोटीन चैनल की. दो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बताई हुई हैं. एक सिलेक्टिव परमिएबिलिटी टू सर्टेन सब्सटेंस और दूसरे हैं मैनी ऑफ द चैनल कैन बी ओपन और क्लोज बाय गेट्स. चैनल पे गेट लगी होती हैं जिससे ओपन या क्लोज हो सकता है. दे आर रेगुलेटेड बाय सर्टेन
सिग्नल्स, कुछ वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कुछ की गेट खुलती हैं कुछ चैनल्स की, और कुछ की केमिकल सिग्नल से। जिनकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से खुलती हैं उन्हें वोल्टेज गेटेड चैनल कहते हैं, जिनकी केमिकल से खुलती हैं मतलब केमिकल आके अटैच होगा तो उसकी गेट खुल जाएगी, लिगैंड गेटेड चैनल्स कहते हैं उन्हें। Selective permeability of protein channels. Many of the protein channel are highly selective permeable for transport of one or more specific ions or molecules. This result from the characteristic of the channel itself, such as its diameter, its shape, and its nature, to in the electrical and chemical bond along its inside surfaces. Potassium channel permit passage of potassium ion across the membrane about 1000 times more readily than they permit passage of sodium ion. जो पोटेशियम के चैनल्स होते हैं वो पोटेशियम को ज़्यादा जल्दी इंटर होने देते हैं बनिस्बत सोडियम के। पोटेशियम चैनल आर फाउंड टू बी, जब पोटेशियम चैनल को एक्सरे में देखा गया तो वो टेट्रामेरिक थे। टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर था कंसिस्टिंग ऑफ 4 आइडेंटिकल प्रोटीन्स। ये इसका दिया हुआ है 4 आइडेंटिकल प्रोटीन, 1 2 3 एंड 4 आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट सराउंडिंग द सेंट्रल पोर। सेंट्रल पोर ये है। सो at the top of the channel are pore loops that form a narrow selectivity filter. Lining the selectivity filter are carbonyl oxygen. When hydrated potassium ion enter the selectively filter, they interact with the carbonyl oxygen and shed most of their bound water molecule, permitting the dehydrated potassium ion to pass through the channel. यहाँ से देखिए जिससे पोटेशियम आयन आ रहा है इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल बाहर अटैच होगा पोटेशियम आयन के साथ। जब यहाँ पे एंटर करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल इस पे जाके चिपक जाएगा और पोटेशियम अकेला अंदर जा सकता है। So most important of the protein channel, the sodium channel is only 0.2 by 0.5 nanometer in diameter, but more important, the inner surface of the channel are lined with amino acid that are strongly negatively charged. सोडियम का जो चैनल होता है उसकी वो लाइन होता है अमाइनो एसिड से जो नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। These strong negative charge can pull more hydrated sodium ions into these channels, actually pulling the sodium ions away from their hydrating water molecule. Once of the channel, the sodium ion diffuse in either direction according to the usual laws of diffusion. Thus the sodium channel is specifically selective for passage of sodium, जो मैंने यहाँ पे समझाया। Gating of protein channel. Gating of protein channels provide a mean of controlling ion permeability of the channel. तो ये प्रोटीन मतलब चैनल्स पे गेट्स होते हैं जो ओपन या क्लोज होते हैं और सब्सटेंस को अंदर या बाहर जाना अलाउ करते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गेट्स आर कंट्रोल्ड by 2 principal ways. एक voltage gating. In this instant the molecular conformation of the gate or its chemical bond responds to the electrical potential across the cell membrane. ये गेट को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से गेट ओपन या क्लोज होती है। जैसे सोडियम अगर गेट के पास आ रहा है तो गेट ओपन होगी और सोडियम अंदर जाएगा, सोडियम पॉजिटिव। When there is a strong negative charge on the inside of the cell membrane, this perceivably could cause the outside sodium gates to remain tightly closed. अगर चैनल पे नेगेटिव चार्ज होगी तो वो गेट को बंद रखेगा। कन्वर्सली when the inside of the membrane loses its negative charge, उसकी नेगेटिव चार्ज ख़त्म होगी तो ये गेट ओपन हो जाएंगे सडनली और सोडियम को अंदर आना अलाउ करेंगे। द बेसिक मैकेनिज्म फॉर eliciting action potential in nerve that are responsible for nerve signals. Potassium gates are on the intracellular ends of the potassium channel. पोटेशियम की गेट्स अंदर की तरफ होते हैं। दे ओपन व्हेन द इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अगर इनसाइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो ये ओपन होते हैं और पोटेशियम बाहर जाता है। द ओपनिंग ऑफ दीज गेट्स इज पार्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेटिंग द एक्शन पोटेंशियल।
दूसरा तरीका होता है गेट्स खोलने का, केमिकल लेगेंट गेटिंग। सम प्रोटीन चैनल्स गेट आर ओपन बाय बाइंडिंग टू अ केमिकल सब्सटेंस अ लेगेंट विद द प्रोटीन। अगर कोई केमिकल आके प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, अगर तो प्रोटीन का मतलब गेट खुलेगा या बंद होगा, तो इसे केमिकल गेटिंग या लेगेंट गेटिंग कहते हैं। ये इसकी कॉमन एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जब एसिटाइल कोलिन चैनल के साथ आके अटैच होता है तो एसिटाइल कोलिन ओपन द गेट्स ऑफ चैनल प्रोवाइडिंग नेगेटिवली चार्ज पोर्स। तो दिस गेट इज एक्सीडिंगली important for the transmission of nerve signal from one nerve to another, from nerve cells to muscle cells to cause muscle contraction। तो ये केमिकल आके एसिटाइल कोलिन चैनल के साथ आके अटैच होता है और वो खुलता है, गेट खुलता है और आयंस अंदर बाहर होते हैं। ओपन स्टेट वर्सेस क्लोज स्टेट ऑफ गेटेड चैनल, इसमें ये लिखा हुआ है या तो प्रोटीन मतलब प्रोटीन की चैनल या तो एक इस पर्टिकुलर उस पर वोल्टेज पे क्लोज होंगे और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ओपन होंगे, और इसके बीच में जो वोल्टेजेस आती हैं या उसमें कम्प्लीटली क्लोज होंगे, ऑल और नन, मतलब या तो कम्प्लीटली क्लोज होते हैं या कम्प्लीटली ओपन होते हैं। ईच ओपन स्टेट लास्टिंग फॉर ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड अप टू सेवरल मिली सेकेंड्स। तो इसमें यही लिखा हुआ है, या तो फुल ओपन होंगे या फुल बंद होंगे। पेज क्लैंप मेथड फॉर रिकॉर्डिंग आयन करंट फ्लो थ्रू सिंगल चैनल। इसमें एक मिनट इसमें से समझाते हैं। ये मेम्ब्रेन के, इससे हम चेक करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन पे लगे हुए एक प्रोटीन चैनल के थ्रू आयंस किस स्पीड से पास कर रहे हैं। इसमें हम एक माइक्रो पिपेट यूज़ करते हैं, उससे सेल मेम्ब्रेन, ये माइक्रो पिपेट है, इसे सेल मेम्ब्रेन पे लगाते हैं और सक करते हैं। सेल मेम्ब्रेन पे का छोटा सा हिस्सा इस पे अटैच हो जाता है और इसे निकाल लेते हैं, छोटा सा हिस्सा उसका सेल मेम्ब्रेन का जिसमें एक प्रोटीन चैनल आता है। तो इसे निकाल लेते हैं और एक बीकर में डालते हैं, और इस बीकर के सराउंडिंग का और इस माइक्रोपिपेट का, दोनों का हम वोल्टेज मेजर करते रहते हैं। फिर हम फॉर एग्जांपल पिपेट में सोडियम, इस पिपेट में सोडियम डालेंगे और हमें पता चलेगा कि वो सोडियम इसमें से जो मेम्ब्रेन है उसमें से कितना, मतलब किस वोल्टेज पे पास हो रहा है। तो हमें ये पता चलेगा, इससे हम मालूम कर सकते हैं कि किस वोल्टेज पे वो सोडियम इसमें से पास हो रहा है या कैसे, कितनी स्पीड से पास हो रहा है। इससे हम सब पता लगा सकते हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूजन को कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं, बिकॉज ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू होती हैं, स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होते हैं इसके लिए। कैरियर फैसिलिटेट्स डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस टू द अदर साइड। Rate of simple diffusion through an open channel increases proportionately with the concentration of diffusing substance। सिंपल डिफ्यूजन में ये होता है कि सब्सटेंस की कंसनट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता है। And in facilitated diffusion, the rate of diffusion approaches a maximum value Vmax at the concentration of the diffusing substance increases। मतलब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ये सिंपल डिफ्यूजन है, ये सिंपल डिफ्यूजन की कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। मगर फैसिलिटेड डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता, एक हद तक, एक लिमिट तक कंसनट्रेशन बढ़ने की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है, मगर उस हद के बाद वो कांस्टेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 प्रोटीन्स हैं तो और मॉलिक्यूल्स हैं 5 हैं, तो इनमें से 2 यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, एक यहाँ पे, बाकी जो बचे ना 3, वो 3 इनका वेट करेंगे। मतलब अगर प्रोटीन ये सेचुरेटेड हो जाए तो ये 2 अटैच हो गए, Vmax तक पहुंच गया। अब आगे वो आगे नहीं बढ़ेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इतना ही रहेगा क्योंकि कोई सारी प्रोटीन सेचुरेटेड है।
अ बाइंडिंग रिसेप्टर ऑन द साइड ऑफ द प्रोटीन कैरियर, इसमें बाइंडिंग रिसेप्टर भी मौजूद होता है। द मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसपोर्टेड इंटर्स द पोर एंड बिकम बाउंड, मॉलिक्यूल आके इसके साथ बाउंड हो जाता है। देन इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड अ कन्फॉर्मेशनल और केमिकल चेंज अकर इन द कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर फिर चेंज करती है। जैसे ही मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर या केमिकल चेंज आता है प्रोटीन में। सो द पोर नाउ ओपन्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये अपोजिट साइड से ओपन हो जाता है और ये अंदर पार्टिकल, बिकॉज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द रिसेप्टर इज वीक, द थर्मल मोशन ऑफ द अटैच मॉलिक्यूल causes is to break away and release on the opposite side of the membrane, और इससे पार्टिकल को दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मोस्ट important substance that cross cell membrane by facilitated diffusion are glucose and most of the amino acid, ये important है जो facilitated diffusion के थ्रू पास होते हैं। एटलीस्ट ग्लूकोज की इसमें एटलीस्ट 5 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल हैव बीन डिस्कवर्ड इन वेरियस टिश्यू, सम ऑफ दीज कैन आल्सो ट्रांसपोर्ट अदर मोनोसेक्राइड्स, दूसरे मतलब कुछ इसमें से मोनोसेक्राइड्स को भी ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज फ्रक्टोज को ट्रांसफ़र करते हैं बिकॉज ये सिमिलर होते हैं ग्लूकोज की तरह। वन ऑफ दीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 नंबर पे जो ट्रांसपोर्टर होता है GLUT4 इज एक्टिवेटेड बाय इंसुलिन से एक्टिवेट होता है, विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज एज मच एज 10 folds to 20 fold in insulin sensitive tissues. This is the principal mechanism by which insulin control glucose use in the body. Factors that affect the net rate of diffusion. तो इसके तीन फैक्टर्स हैं। एक, नेट डिफ्यूजन रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब एक साइड से ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, दूसरी साइड से कम मॉलिक्यूल होंगे, तो हायर टू लो मूव करेगा, कंसनट्रेशन डिफरेंस की तरफ मूव करेगा। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। द रेट एट विच द सब्सटेंस डिफ्यूजेज इनवर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द concentration of molecule on the outside, because this concentration determines how many molecules strike the outside of the membrane each second, and vice versa. The net rate of diffusion into the cell is proportional to the concentration on the outside minus the concentration on the, ये equation दी, net diffusion is directly proportional to concentration outside minus concentration inside. दूसरा फैक्टर है effect of membrane electrical potential on diffusion of ions. तो if an electrical potential is applied across a membrane, यहाँ पे फिगर दी होगी, मतलब हम दो साइड से मेम्ब्रेन की, हम एक साइड पे पॉजिटिव मतलब दोनों साइड से कंसंट्रेशन इक्वल है, तो एक साइड से हम पॉजिटिव वो रखेंगे, दूसरी साइड से नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेंगे। जैसे यहाँ पे समझाती हूँ, यहाँ पे कंसंट्रेशन इक्वल है तो ये माइनस हैं सारे, इस साइड हमने इंड्यूस कर दिया पॉजिटिव चार्ज, इस साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया, तो ये वाले इस तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ से रिपेल होके इस तरफ जाएंगे, तो ये इसमें कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएंगे और कम यहाँ पे, तो वो कंसंट्रेशन डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, electrical charges of the membrane cause them to move through the membrane even though no concentration difference exists to cause movement। मैंने ये समझाया कि इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से वो मूव करेंगे क्योंकि दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल है। क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। द कंसनट्रेशन डिफरेंस नाउ टेंड्स टू मूव द आयन टू द लेफ्ट, अब जो कंसनट्रेशन डिफरेंस आ गया वो आयंस को मूव करवाना चाहेगा यहाँ से यहाँ, मगर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो यहाँ से यहाँ मूव करवाना चाहेगा, वाइल द इलेक्ट्रिकल डिफरेंस टेंड्स टू मूव देम टू द राइट,
When the concentration difference rises high enough, the two effect balance each other. ये बैलेंस कर देंगे, कहीं मूवमेंट नहीं होगा. और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, द इलेक्ट्रिकल डिफरेंस डेट काज बैलेंस गिवन कंसनट्रेशन डिफरेंस of univalent ions such as sodium ions can be determined from the following formula. ये EMF in millivolts is equal to minus plus 61 log C1 upon C2. तो EMF है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. C1 एक साइड से कंसनट्रेशन है, एक साइड ये C1, ये दूसरी साइड से C2. दिस इक्वेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. तीसरा फैक्टर है effect of pressure difference across the membrane. At times considerable pressure difference develop between the two sides of diffusible membrane. मतलब ये दोनों साइड से इक्वल हैं. वो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की दी हुई है, तो यहाँ पे दोनों साइड से इक्वल है. पॉजिटिव यहाँ पे इंड्यूस करवाया, यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस करवाया. तो यहाँ से क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगी. अब यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई है, यहाँ पे कम कंसंट्रेशन हो गई है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया है. तो यहाँ से अब यहाँ मूवमेंट होना चाहेगी, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से यहाँ, तो ये दूसरे को बैलेंस कर देंगी. प्रेशर का ये दिया हुआ है. तो प्रेशर दोनों में मतलब इसमें भी दोनों में कंसंट्रेशन सेम है. अब यहाँ से हम प्रेशर देंगे, तो यहाँ से P1 से P2 की तरफ मूव करेगा. ये मेम्ब्रेन है, तो ये P1 से P2 की तरफ मूव करेगा प्रेशर की वजह से. फॉर एग्जाम्पल एट ब्लड कैपिलरीज मेम्ब्रेन इन ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी. ये ब्लड कैपिलरीज में होता है. द प्रेशर इज़ अबाउट 20 mm ऑफ मर्क्यूरी ग्रेटर inside the capillary than outside. This is caused by greater numbers of molecules striking the membrane per second on one side than the other. ये membrane पे strike करते हैं, pressure develop होता है. The result is that the increased amount of energy are available to cause net movement of molecule from high pressure side to the low pressure side. जहाँ पे ज़्यादा pressure होगा, वहाँ से molecule move करेंगे दूसरी side पे. Osmosis across selectively permeable membrane, net diffusion of water. Most abundant substance that diffuses through the cell membrane is water. वेरी फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से सेल मेम्ब्रेन से जो चीज़ ट्रांसपोर्ट करती है वो वाटर है. इसके लिए एक इलेक्ट्रम यूज़ होती है ऑस्मोसिस. और यहाँ पे वही बात लिखी है, रेट सेल मेम्ब्रेन पर सेकेंड to equal about 100 times the volume of the cell itself. मतलब रेड ब्लड सेल्स में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसके 100 टाइम्स वॉल्यूम ज़्यादा से. जितना रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम वाटर का हर सेकेंड में ट्रांसपोर्ट होता है. नॉर्मली द अमाउंट डेट डिफ्यूजेज इन द टू डायरेक्शन इज बैलेंस, सो precisely that zero net movement of water occurs. Therefore the volume of the cell remain constant. तो ये ट्रांसपोर्ट होती रहती है जिसकी वजह से बैलेंस रहता है. When this happen, net movement of water does occur across the cell membrane, causing the cell either to swell or shrink depending on the direction of the water movement. This process of net movement of water caused by concentration difference of water is called osmosis. तो यहाँ पे ये डायग्राम दी हुई है. यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, ये सेमी परमिएबल मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन समझ लें. तो यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की साइड कम है राइट साइड. और यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूट की कम है, यहाँ पे सॉल्यूट नहीं है. तो वाटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा? हाई टू लो मूव करेगा वाटर, या वाटर मूव करेगा टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूव करेगा. यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, और ये मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर को मूव करने दे रही है. मतलब यहाँ से सिर्फ वाटर यहाँ पे मूव हुआ है, यहाँ पे प्योर वाटर है, देख सकते हैं हम लोग. तो यहाँ पे सॉल्यूट यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर रहे, तो इसे इसीलिए सिलेक्टिवली परमिएबल टू वाटर कहेंगे, बट मच लेस टू द सोडियम एंड क्लोराइड. तो वही लिखा हुआ है कि ऑस्मोसिस अकर फ्रॉम द प्योर वाटर इनटू द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. या प्योर वाटर से हाई कंसंट्रेशन वाटर की यहाँ पे है ना, तो यहाँ से प्योर वाटर से
सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में वाटर मूव करेगा। ये ऑस्मोसिस की डायग्राम दी हुई है कि वाटर एक साइड से ज़्यादा है और एक साइड से सॉल्यूट ज़्यादा है, तो वाटर हाई टू लो मूव करेगा, मतलब सॉल्यूट जिस साइड से ज़्यादा होगा उसकी तरफ ही मूव करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर वेर अप्लाइड टू द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू सॉल्यूशन कुड बी स्लोड, स्टॉप्ड और इवन रिवर्स्ड। प्रेशर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की तरफ अप्लाई होगा जिसकी वजह से ऑस्मोसिस स्लो हो जाएगी। द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। मतलब इस डायग्राम में समझते हैं, इस साइड सोडियम क्लोराइड ज़्यादा है, NaCl ज़्यादा है और वाटर कम है सॉरी, और इस साइड वाटर ज़्यादा है और सोडियम कम है। तो वाटर किस तरफ मूव करेगा? वाटर हाई टू लो मूव करेगा, मतलब हाई टू लो मूव कर रहा है। ऑस्मोसिस हुई है, वाटर सॉल्यूट वाली साइड पे मूव करेगा। अब इस साइड ज़्यादा वाटर हो गया और सॉल्यूट वाली साइड प्रेशर जनरेट होगा। इस साइड अब इतना ज़्यादा हो गया, यहाँ पे इतना है, तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा जो इन वाटर की मूवमेंट यहाँ करवाना चाहेगा हाई टू लो, क्योंकि इस साइड हाई वाटर हो गया है। वाटर को दूसरी तरफ मूव कराना चाहेगा, इसे हम कहते हैं, मतलब ये प्रेशर एक वक्त आएगा कि इतना बढ़ जाएगा कि ये ऑस्मोसिस को रोक देगा। मतलब ये इस तरफ से प्रेशर लग रहा है, इस तरफ से ऑस्मोसिस हो रही है, ये रोक देगा इसको, तो इसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोसिस दूसरी साइड से होती जा रही है, एक टाइम आएगा कि प्रेशर ऑस्मोसिस को रोक देगा, इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पढ़ लेते हैं, द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन एट द पॉइंट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डेट कंटेन्स द नॉन डिफ्यूजेबल सॉल्यूट। Importance of number of osmotic particles, molar concentration in determining osmotic pressure। मतलब osmotic pressure एक साइड है, मतलब यहाँ पे बना देते हैं, एक साइड है जहाँ पे एक वो सेल है जहाँ पे बाहर वो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, और एक साइड पे बहुत बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ़ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो उस साइड से ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, वो मास पे डिपेंड नहीं करता। द नंबर ऑफ़ पार्टिकल पर वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, नॉट बाय द मास ऑफ द पार्टिकल। Pressure of a solution is the concentration of the solution in terms of number of particle, which is the same as its molar concentration if it is non-dissociated molecule, not in terms of the mass of the solution। सॉल्यूट ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें ज़्यादा होगा जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, वेट से इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये फार्मूला भी दिया हुआ है स्पीड का। Osmolality, the osmol, to express the concentration of the solution in terms of number of particles, the unit called osmol is used in place of grams। मतलब number of particles के लिए osmol, 1 पार्टिकल होगा तो 1 osmol, 2 पार्टिकल होंगे तो 2 osmol। जैसे C6H12O6 है, ये एक ऑस्मोल होगा क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं हो सकता अपने आयंस में। और NaCl, ये 2 ऑस्मोल होंगे क्योंकि ये Na और Cl में डिज़ोल्व हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए Na अलग एंड Cl अलग, तो ये 2 ऑस्मोल होंगे। और CaCl2 3 ऑस्मोल होंगे क्योंकि ये एक Ca और 2 Cl में ब्रेक होता है। अ सॉल्यूशन डेट हैज़ 1 ऑस्मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ईच किलोग्राम ऑफ वाटर इज सेड टू बी हैव ऑस्मोलिटी ऑफ 1 ऑस्मोल पर किलोग्राम। तो यही लिखा हुआ है, बिकॉज ग्लूकोज डज नॉट, ये सारा यही लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पे समझा। थस सॉल्यूशन डेट हैज़ 1 ऑस्मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ईच किलोग्राम ऑफ वाटर इज सेड टू बी ऑस्मोलिटी ऑफ ऑस्मोल पर ग्राम, 1 ऑस्मोल पर किलोग्राम। एंड अ सॉल्यूशन डेट हैज़ 1/1000 osmol dissolved per kilogram has an osmolality of 1 milliosmol per kilogram. The normal osmolality of extracellular and intracellular fluid is about 300 million
मिली ऑस्मोल्स पर किलोग्राम ऑफ वाटर, ये याद रखनी है, 300 मिली ऑस्मोल्स। रिलेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी टू ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब दो, अगर जिस साइड से सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब एक ट्यूब है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है एक साइड से, और दूसरा है जिसमें उसमें 10 ऑस्मोल्स हैं और दूसरे में 100 ऑस्मोल्स हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर 100 ऑस्मोल वाला ज़्यादा होगा। जितनी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। द हायर द ऑस्मोल्स हायर द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारा याद करनी है वैल्यूज़ वगैरह। On average, the actual osmotic pressure of the fluid of the body fluid is about 0.93 times of the calculated value. The term osmolarity. Osmolarity is the osmolar concentration expressed in osmoles per liter of solution. वो पर किलोग्राम था, ये पर लीटर है, rather than osmole per kilogram of water. Quantitative differences between osmolarity and osmolality are less than 1% because it is far more practical to measure osmolarity than the osmolality. तो ये this is the usual practice in almost all physiological studies. Active transport of substances through cell membrane. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होती है और इसमें फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन मूवमेंट होती है। एट टाइम्स अ लार्ज concentration of a substance is required in the intracellular fluid even though the extracellular fluid contain only a small concentration. It is important to keep the concentration of the other ions very low inside the cell even though their concentration in the extracellular fluid are great. कि लो टू हाई कंसनट्रेशन जो मूवमेंट होती है उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और उसमें एनर्जी यूज़ होती है। इसे अप हिल अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट कहते हैं। अप हिल मतलब अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिकल और प्रेशर ग्रेडियंट। द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस डेट आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड थ्रू एटलीस्ट सम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड। सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सेल में, पोटेशियम आयंस की होती है, कैल्शियम आयंस की होती है, आयरन आयंस की होती है, हाइड्रोजन आयंस की होती है, क्लोराइड आयंस की होती है और आयोडीन आयंस की होती है, यूरेट आयंस की होती है, सर्वेल डिफरेंट शुगर्स एंड सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स की भी होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, एक प्राइमरी एक्टिव एंड एक दूसरी सेकेंडरी एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम बहुत ज़्यादा होता है तो डिफ्यूजन होगी फ्रॉम एक्स्ट्रा टू इंट्रा, तो जितना ज़्यादा सोडियम अंदर होगा उतना वाटर आएगा। ऑस्मोसिस होती है, जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होता है उसकी तरफ वाटर ज़्यादा आता है, तो सेल के ब्रस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सोडियम की डिफ्यूजन को रोकना ज़रूरी है और सोडियम को अंदर से बाहर, सेल से बाहर भेजना। सेल के बाहर वैसे ही सोडियम बहुत ज़्यादा होता है और हमें अब सेल से ज़्यादा निकाल के जो सेल में है वो भी बाहर भेजना है, मतलब लोअर टू हायर कंसनट्रेशन में ट्रांसपोर्ट करवानी है, तो इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, सेकेंडरी और प्राइमरी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यही लिखा हुआ है, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी होता है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है और एक फॉस्फेट निकलता है, उसकी मदद से एनर्जी निकलती है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में द एनर्जी इज ड्राइव्ड सेकेंडरी फ्रॉम द एनर्जी डेट हैज बीन स्टोर्ड इन द आयोनिक कंसंट्रेशन डिफरेंसेस ऑफ सेकेंडरी मॉलिक्यूलर और आयोनिक सब्सटेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन क्रिएटेड ओरिजिनली बाय एक्टिव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये आगे समझते हैं, ये इसकी डेफिनेशन याद रखिए। कैरियर प्रोटीन के थ्रू दोनों ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन के थ्रू होती है। इट इज़ केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग एनर्जी फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस टू मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बेस्ट एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। Among the substances that are transported by primary are sodium,
potassium, calcium, hydrogen, chloride, and few other ions. The active transport mechanism that has been studied in the greatest detail is सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप का ये काम है, तो इसमें ये डायग्राम बनी हुई है. इसमें ये एक कैरियर प्रोटीन होता है. इसमें अंदर की तरफ सोडियम के 3 मतलब अटैच होने की कैपेसिटी 3 सोडियम्स अटैच हो सकते हैं और बाहर की तरफ 2 पोटेशियम अटैच हो सकते हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से 2 पोटेशियम अटैच होने की कैपेसिटी होती है. जैसे ही ये अटैच हो जाएंगे, ये एटीपेज जो है यहाँ पे अंदर की साइड इंट्रासेलुलर साइड पे प्रोटीन के एटीपीएस होता है. ये एटीपी को कन्वर्ट कर देता है एडीपी में और एक फॉस्फेट निकलता है और एनर्जी निकलती है, जिसकी मदद से ये अब रिवर्स होगा और ये बाहर सोडियम बाहर चला जाएगा और पोटेशियम अंदर आ जाएगा. अगर ये ऐसा भी हो सकता है, अगर बाहर बहुत ज़्यादा सोडियम हो गया है और बाहर नहीं जाना चाहता तो ये रिवर्स भी काम कर सकता है. अगर इसने रिवर्स काम किया तो एटीपी बनेगा. यहाँ पे ये जैसे सोडियम को बाहर भेज रहा है और पोटेशियम को अंदर ला रहा है तो एटीपी ब्रेक हो रहा है. अगर ये मतलब सोडियम को अंदर लेके आएगा, पोटेशियम को बाहर लेके जाएगा तो एटीपी बनेगा. ऐसा भी होता है. यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. एस्टेब्लिशिंग नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड द सेल. पॉजिटिव चार्ज को बाहर 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और एक पोटेशियम अंदर आ रहा है, मतलब एक की कमी आ रही है, एक पॉजिटिव चार्ज की, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इनसाइड द सेल एस्टेब्लिश हो रही है. द कैरियर प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 सेपरेट ग्लोबुलर प्रोटीन्स, अ लार्जर वन कॉल्ड द अल्फा सब यूनिट. ये 2 ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ है कैरियर प्रोटीन. ये जो है अल्फा चैनल विथ मॉलिक्यूलर अल्फा सब यूनिट विथ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 1 lakh and smaller one called the beta subunit with molecular weight of 55,000. Although the function of smaller protein is not known, except it may anchor the protein complex in the lipid membrane, the larger protein has 3 specific features that larger ये smaller subunit है, ये larger subunit है. तो larger subunit में क्या होता है, एक 3 उसके रिसेप्टर होते हैं अंदर की साइड पे, 3 सोडियम के रिसेप्टर होते हैं और बाहर की साइड पे 2 पोटेशियम के रिसेप्टर होते हैं और अंदर की साइड पे एक एटीपीएस एक्टिविटी होती है, बाइंडिंग साइड. वो सोडियम की द इनसाइड पोर्शन ऑफ दिस प्रोटीन नियर द सोडियम बाइंडिंग साइड है एटीपीएस एक्टिविटी. एटीपीएस फंक्शन ऑफ द प्रोटीन बिकम एक्टिवेटेड. एटीपीएस की वजह से एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी में और एक फॉस्फेट में और एनर्जी लिबरेट होती है. द लिबरेटेड एनर्जी इज देन बिलीव टू काज अ केमिकल एंड कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल, एक्सक्लूडिंग the 3 sodium ions to the outside and 2 potassium ions in the inside. If the electrochemical gradient for sodium and potassium are experimentally increased through enough so that the energy stored in their gradient is greater than the chemical energy of ATP hydrolysis. अगर यही बात लिखी हुई है, अगर ये उल्टा काम करेगा तो ATP बनेगा, अगर ये रिवर्स में काम करेगा. सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट, एटीपी बनेगा. इलेक्ट्रिकली एक्टिव नर्व सेल्स 60 to 70% ऑफ द सेल्स एनर्जी रिक्वायरमेंट में बी डिवोटेड टू पंपिंग सोडियम आउट ऑफ द सेल एंड कैल्शियम पोटेशियम इनटू द सेल. नर्व सेल्स में 60 to 70% एनर्जी इस काम के लिए सोडियम पोटेशियम पंप के लिए यूज़ होती है. सोडियम पोटेशियम पंप इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग सेल वॉल्यूम. सोडियम पोटेशियम पंप ना होता तो ज़्यादा सोडियम, जाहिर सी बात है, डिफ्यूजन की वजह से ज़्यादा अंदर आता और सॉल्यूट ज़्यादा अंदर होने की वजह से वाटर भी ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आता और सेल स्वेल होके बर्स्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे. नेगेटिवली चार्ज्ड अंदर ये नेगेटिव चार्ज अंदर करता है क्योंकि सोडियम बाहर निकालता है एंड देयरफॉर अटेट लार्ज नंबर ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड अदर पॉजिटिव एज वेल.
ऑल दीज मॉलिक्यूल एंड आयंस देन काज ऑस्मोसिस, ये वही लिखा हुआ है, ऑस्मोसिस होगी, फिर स्वेल होगा, फिर बस्ट हो सकते हैं. नॉर्मल मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंटिंग दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से सेल स्वेल नहीं होता, वाटर बाहर जाता है. इफ़ द सेल बिगिन टू स्वेल फॉर एनी रीज़न, दिस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट द सोडियम पोटेशियम पंप, मूविंग स्टिल more ions to the exterior and carrying water with them. अगर सेल फिर भी स्वेल हुआ तो ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाएगा और सोडियम के साथ वाटर को बाहर निकालेगा. देयरफॉर द सोडियम पोटेशियम पंप परफॉर्म अ कंटिन्यूअल सर्विलेंस रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल सेल वॉल्यूम भी मेंटेन करता है. एक्स्ट्रोजेनिक नेचर ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप, ये सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम बाहर निकाल रहा है और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, और 3 पॉजिटिव चार्जेस मतलब बाहर जा रही हैं, 2 पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ रही हैं. मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड से हर बार एक पॉजिटिव चार्ज की कमी आ रही है और ये इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट क्रिएट करना है. इसलिए इसको कहते हैं इसको कहते हैं इलेक्ट्रोजेनिक नेचर. इसकी इलेक्ट्रोजेनिक नेचर इसको कहते हैं. Electrogenic nature because it create electric potential across the cell membrane. Primary active transport of calcium ions. कैल्शियम पंप भी मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन में. कैल्शियम ions are normally maintained at extremely low concentration in the intracellular cytosol of virtually all cells of the body at a concentration of about 10,000 times less than that in the intracellular fluid. This is achieved mainly by 2 primary active transport of calcium pump. One is the cell membrane and pumps calcium to the outside of the cell. The other pump calcium ion into one or more of the intracellular vesicle. ये कैल्शियम पंप सिर्फ सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता बल्कि अंदर जो इंट्रासेलुलर वेसिकल ऑर्गेनील्स होती हैं उनमें भी एक होता है, जैसे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल्स एंड द माइट्रोकॉन्ड्रिया इन ऑल सेल्स. उसमें भी होता है ताकि सेल मतलब माइट्रोकॉन्ड्रिया से या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आ सके. ये 2 जगह पे पंप पाया जाता है, एक सेल मेम्ब्रेन में, एक इंट्रासेलुलर ऑर्गेनील्स में, जैसे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइट्रोकॉन्ड्रिया. द डिफरेंस इज डेट दिस प्रोटीन हैज़ अ हाईली स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम इंस्टीड ऑफ सोडियम. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये बॉडी के 2 जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 2 प्लेसेस पे होती है. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इम्पोर्टेंट. In the gastric gland of the stomach, the deep lining parietal cells have the most potent primary active mechanism for transporting hydrogen ion of any part of the cell. This is the basis of secreting hydrochloric acid and the stomach digestive enzymes. यहाँ से मतलब secretory end से of parietal cell से हाइड्रोजन आयन निकलता है और इसको वो क्लोरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है और HCl निकाला जाता है लाइनिंग में से. दूसरा है इन द लेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द किडनी. यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन निकल के यूरिन में डाला जाता है, ब्लड इनटू यूरिन, फॉर द पर्पस ऑफ एलिमिनेटिंग excess hydrogen ion from the body fluids. Hydrogen ion can be secreted into the urine against a concentration gradient about, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन यूरिन में डाला जाता है अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट 900 फोल्ड्स, ताकि ये बॉडी से हाइड्रोजन आयन निकल सके. In the renal tubule are special intercalated cells in the late distal tubules and cortical collecting ducts that also transport hydrogen ion by primary active transport. Energetics of primary active transport. इस एनर्जेटिक्स ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें ये लिखा हुआ है, जितनी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कंसंट्रेशन बढ़ेगी एक साइड, उस हिसाब से एनर्जी बढ़ेगी. मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो एनर्जी दूसरी साइड से डबल होगी. मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन 10 है तो 5 कैलोरीज एनर्जी लग रही है. यहाँ पे 0 मतलब इसका लॉगरिथम के हिसाब से, लॉग के हिसाब से वो डबल होती है.
मतलब यहाँ पे 100 है तो 10 डबल हो जाएगी एनर्जी, यहाँ पे 1000 है तो डबल हो जाएगी, मतलब 15 हो जाएगी। तो इस हिसाब से एनर्जी बढ़ती है। रिक्वायर्ड प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ द डिग्री द सब्सटेंस इज कंसनट्रेटेड, मतलब मतलब अगर कंसनट्रेशन 10 से 100 हो रही है तो डबल होगी, 100 से 1000 हो रही है तो जैसे जीरो बढ़ेंगे ना वैसे ही वो बढ़ेगी एनर्जी। 1 osmole of a substance 10 fold is about 1400 calories। 10 folds अगर substance 1 osmole में है तो उसमें 1400 कैलोरीज लग रही हैं। 100 folds हो जाएंगे तो ये डबल होके 2800 कैलोरीज बन जाएगी। Some cells such as those lining of the renal tubules and many glandular cells expend as much as 90% of their energy फॉर दिस पर्पज़। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपनी 90% एनर्जी लगा देते हैं प्राइम लाइनिंग ऑफ लीनर टिब्यूल और मेनी ग्लैंडुलर सेल्स। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की 2 टाइप्स हैं, एक कोर ट्रांसपोर्ट और दूसरी काउंटर ट्रांसपोर्ट। अब सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अब सोडियम चाहेगा कि वो अंदर जाए क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से हाई टू लो से जाना चाहिए। अब ये सोडियम किसी कैरियर प्रोटीन के साथ मतलब अटैच हो जाएगा। अब इसके साथ एक और चीज़ होगी, सोडियम के पास अपनी डिफ्यूजन की वो तो है, मतलब एनर्जी तो है, इसके साथ कैरियर प्रोटीन के साथ एक और चीज़ अटैच हो जाएगी। वो ग्लूकोज भी हो सकता है, अमाइनो एसिड भी हो सकता है। अब सोडियम अंदर जा रहा है अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, क्योंकि बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब सोडियम की वजह से अमाइनो एसिड और ग्लूकोज भी अंदर जा रहे हैं। सोडियम की एनर्जी लग रही है, एटीपी नहीं लग रही, मतलब एनर्जी लग रही है वो भी सोडियम की। इसे हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट, मतलब सोडियम के साथ दूसरा कोई भी साथ चला जाए। when sodium ions are transported out of the cell by primary active transport, a large concentration gradient of sodium ion across the cell membrane usually develop. High concentration outside the cell and low concentration inside. The gradient represent a storehouse of energy because the excess sodium outside the cell membrane is always attempting to diffuse to the interior, अंदर जाने की कोशिश करेगा. For sodium to pull another substance along with it, a coupling mechanism is required. This achieved by means of still another carrier protein in the cell membrane. Once they both are attached to the energy gradient of the sodium ion, causing them both of the sodium ion and the other substance to be transported together in the interior. अब दूसरी ये दोनों अंदर चले जाएंगे. अब दूसरी टाइप है काउंटर ट्रांसपोर्ट. सोडियम आयन अगेन अटेम्प्ट टू डिफ्यूज इन द interior of the cell because of their large concentration gradient. However, this time the substance to be transported on the inside of the cell and must be transported to the outside. मतलब इसमें बात हो रही काउंटर ट्रांसपोर्ट की. मतलब इसमें ये होता है कि सोडियम को अंदर आना है तो जैसे ही सोडियम प्रोटीन के साथ अटैच होगा अंदर आने के लिए तो सोडियम बाहर से अटैच होगा. तो बाहर से कोई इसके साथ चीज़ नहीं लगेगी बल्कि अंदर से कोई चीज़ प्रोटीन के साथ अटैच होगी और सोडियम अंदर आएगा और वो चीज़ बाहर चली जाएगी. इसे काउंटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं. अपोजिट साइड से जा रही हैं चीज़ें, एक अंदर जा रही है एक बाहर जा रही है. इनका हाँ ये रहा. अब ये है को ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ पे सोडियम अटैच हुआ कैरियर प्रोटीन के साथ, यहाँ पे ग्लूकोज अटैच हुआ और ये दोनों अंदर चले गए. अब ये है काउंटर ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ से बाहर से सोडियम अटैच हुआ मगर अंदर से कैल्शियम अटैच हुआ. मतलब ये कैल्शियम में अब सोडियम की जो एनर्जी लग रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी वजह से सोडियम तो अंदर आएगा मगर उस चक्कर में ये कैल्शियम बाहर निकल जाएगा, या हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएगा. को ट्रांसपोर्ट होती है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की सोडियम आयन के साथ और काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है हाइड्रोजन और कैल्शियम आयंस की. ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट आर स्पेशली इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म इन ट्रांसपोर्टिंग ग्लूकोज अक्रॉस रीनल एंड इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स. 5 amino acid transporter protein have been identified. अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 5 आइडेंटिफाइड की गई हैं. Sodium co-transport of glucose and amino acid occur especially through the epithelial cells of the
intestinal tract and the renal tubules of the kidney to promote absorption of these substances into the blood. ये एपिथेलियल सेल्स और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड रीनल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी में बहुत ज़्यादा होते हैं ताकि वो ये सब्सटेंस की एब्जॉर्प्शन करके ब्लड को भेज सकें. अदर इम्पोर्टेंट को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन एटलीस्ट सम सेल्स इंक्लूड को ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड आयन भी होती है, आयोडीन आयन भी होती है, आयरन आयन और यूरेट आयन की भी को ट्रांसपोर्ट होती है. Sodium counter transport of calcium and hydrogen ions. Two especially important counter transport mechanisms: sodium calcium counter transport and sodium hydrogen counter transport. ये दोनों होते हैं. Sodium calcium counter transport occur through all or almost the all cell membrane with sodium ions moving the interior and calcium ion moving the exterior. सोडियम अंदर आता है और कैल्शियम बाहर जाता है. बोथ बाउंड टू द सेम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द काउंटर transport mode. This is in addition to primary active transport of the calcium that occurs in some cell. ये कैल्शियम की प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है, उसके अलावा ये जो काउंटर ट्रांसपोर्ट भी उसकी होती है कैल्शियम की. सेल से कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है. एक प्राइमरी ट्रांसपोर्ट से बाहर जाता है कैल्शियम और उससे भी काउंटर ट्रांसपोर्ट से भी. सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट अकर इन सेवरल टिश्यूज एंड स्पेशली इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी में ये होती है सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट वेयर सोडियम आयंस मूव from the lumen of the tubule to the interior of the tubular cells, while hydrogen ions are counter transported into the tubule lumen. As a mechanism for concentrating hydrogen ions, counter transport is not rarely as powerful as the primary active transport of hydrogen ions that occur in most distal renal tubules. ज़्यादा पावरफुल जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन आयंस की होती है वो होती है, but it can transport extremely large number of hydrogen ion, thus making it a key to hydrogen ion control in the body fluid. हाइड्रोजन को सेल से बाहर निकालने के लिए भी दोनों ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी ये सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट. Active transport through cellular sheets. At many places in the body, substances must be transported all the way through a cellular sheet instead of simply through the cell membrane. Transport of this type occur through intestinal epithelium में होती है ये, epithelium of renal tubules में होती है, epithelium of all exocrine glands, epithelium of gallbladder, membrane of choroid plexus of the brain and other membranes. ये इसमें दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती हैं सब्सटेंस की. एक शुरू में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ वन साइड ट्रांसपोर्टिंग सेल ऑन द शीट में सेल जाते हैं. अदर सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन ऑन द अपोजिट साइड. यहाँ से हो रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ से हो रही है द डिफ्यूजन फैसिलिटेड या वो सिंपल डिफ्यूजन. Mechanism for transport of sodium ion through the epithelial sheet of the intestines, gallbladder and renal tubules. This figure shows that the epithelial cells are connected together tightly at the luminal pole by means of junction called kisses. The brush border of the luminal surfaces of the cell is the permeable to both sodium ions and water. Therefore, sodium and water diffuses readily from the lumen into the interior of the cell. So, then at the basal and lateral membrane of the cell, sodium ions are actively transported into extracellular fluid of the surroundings, connective tissue and blood vessels. This creates a high sodium ion concentration gradient across these membranes, when in turn causes osmosis of water as well. Active transport of sodium ions at the basolateral sites of the epithelial cells result in transport not only of sodium ions but water की भी ट्रांसपोर्ट सोडियम के साथ होती है. मतलब जिस साइड सोडियम ज़्यादा होते हैं ना उस साइड वाटर सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं, उस साइड वाटर भी ज़्यादा जाता है. These are the mechanism by which almost all the nutrients, ions and other substances are absorbed in the blood from the intestine. ये cellular sheet के through blood किसी भी मतलब न्यूट्रिशन आयंस ये एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में
इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। दे आर आल्सो द वे द सेम सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द glomerular filtrate by the renal tubule. Throughout the text are numerous example of the different type. तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है सेलुलर ट्रांसपोर्ट का। इसमें हमने क्या पढ़ा? ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, एक डिफ्यूजन, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन भी दो तरह की होती है, एक सिंपल डिफ्यूजन और दूसरी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरह की होती है, एक को ट्रांसपोर्ट और दूसरी काउंटर ट्रांसपोर्ट। तो ये सब हमने इसमें पढ़ा।